नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। सुरेश बहुत परेशान था। जब से मौसी जी बोल कर गई हैं, सुरेश परेशान था कि मैंने तुम्हारे लिए फिर से लड़की देखी है। उन्होंने कहा, दोबारा ज़िंदगी शुरू करो। क्यों अब तक अपनी ज़िंदगी अकेले कब तक काटोगे? भूल जाओ उसे जो हुआ। पर सुरेश के लिए भूलना इतना आसान नहीं था। साल भर पुरानी बात है। सुरेश के एक लड़की के साथ देखा देखी हुई। लड़की बड़ी सुंदर थी। सुरेश ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। सुरेश उस लड़की को देखता है, भोला सा चेहरा, मासूम सी आंखें, ऐसे लगा दुनिया भर की मासूमियत उसकी आंखों में है। पर कभी कभी आंखों का धोखा कितना बड़ा देखा हुआ झूठ होता है, इस बात का अंदाज़ा सुरेश को नहीं था। 24 साल की उम्र में उस लड़की की उम्र, जो सुरेश से करीब 2 साल छोटी थी, 22 साल की लड़की की से शादी हो जाती है। और सुरेश से 1 महीने तक उस शादी के बाद उसने कोई रिश्ता ही नहीं रखा। और सुरेश को भी यही लगा कि नया नया रिश्ता है, हो सकता है उसे समझने में देर लग रही हो। माता पिता का तो देहांत बड़े भाई की शादी के कुछ साल बाद ही हो गया था और सुरेश की शादी की जिम्मेदारी बड़े भाई की थी। बड़े भाई ने भी कई लड़कियां देखी, उसी में से इस लड़की को पसंद किया गया था, जिसका नाम था सविता। सुरेश को इस लड़की के बारे में ये नहीं पता था कि 1 महीने तक उसने रिश्ता नहीं रखा। अगले ही महीने मायके जाने की बात बोलती है और उसके माता पिता की उसे बहुत याद आ रही है। ऐसा कहते ही उसके बाद उसने 1 महीने के बाद वो लौटी ही नहीं, लेकिन बल्कि तलाक के कागज़ भिजवा देती है। सुरेश इस बात से हैरान होता है कि ऐसा उसने क्या हो गया जिसके चलते वो सीधे तलाक के कागज़ भिजवा रही है। शादी के समय सुरेश की अच्छी खासी सरकारी नौकरी लगी थी। तलाक हो जाने से सुरेश उसे मायके जाने के बाद भी उसे कोई कहता है कि कोई रिश्ता नहीं रखा। अगर तुमने मुझसे रिश्ता रखा होता, वो लड़की ऐसा बोलती है कि मुझे तलाक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सुरेश कहता है, तुम तो खुद ही चाहती थी हमारे रिश्ते के लिए हमें कुछ दिन रुकना चाहिए, फिर तुम कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो मुझ पर? तुमने मुझसे रिश्ता नहीं रखा, बल्कि तुम खुद मुझसे रिश्ता नहीं रख रही थी। पर उसने कहा, नहीं, मैं तो रखना चाहती थी, पर तुमने मेरे साथ धोखा दिया। अब चुपचाप से तलाक के पेपर पर साइन करो और गुजारे भत्ते की रकम भेजते रहना। माता पिता को भी उसने अपनी ही बातों में फंसा के रखा हुआ था। उसके माता पिता को लग रहा था कि सुरेश जानबूझ के उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है और सुरेश का किसी और लड़की के साथ रिश्ता हो सकता है, फिर उस लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। पर असल में सुरेश की ज़िंदगी ही बर्बाद हो रही थी, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। उसका किसी और के साथ कोई रिश्ता भी नहीं था और लड़की के माता पिता उस पर विश्वास नहीं करते और उसका तलाक भी हो जाता है। 1 महीने की शादी थी और उसका कुछ भी नहीं हो सकता था। सुरेश की तो ज़िंदगी एकदम से ही रुक गई, क्योंकि अच्छी खासी नौकरी तो सब कुछ था, लेकिन ज़िंदगी में कोई कमी भी नहीं थी। साधारण घर था, छोटी मोटी सुविधाएं भी थी और आसानी से कोई भी लड़की सुरेश के साथ रह सकती थी। जो लड़की सुरेश के साथ रहती, उसके साथ उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती, लेकिन ना तो उसके सास ससुर भी थे, कोई रोक टोक का भी डर नहीं था। सुरेश तो अकेला ही था, घर में सारी सुख सुविधाएँ थीं, फिर भी उसके साथ इतना बुरा किया गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था और इतना वो दुखी हुआ। उसका तलाक हो गया। 1 महीने में के बाद ही उस लड़के ने अपनी गुजारे भत्ते की रकम लड़की को भेजना शुरू कर दी। पर तलाकशुदा होने का थापा तो सुरेश के ऊपर लग ही चुका था। इस बात से वो काफ़ी दुखी हो गया था। एक दिन मौसी जी आई, उन्होंने कहा कि वो एक लड़की देख रही हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर ले। सुरेश ने कहा, मुझे दोबारा किसी से शादी नहीं करना। जो धोखा मेरे साथ हुआ है, उस धोखे को मैं नहीं भूल सकता। मौसी जी उसे बहुत जोर डालने पे सुरेश को बताती हैं कि वो सुरेश दोबारा से बोलता है कि मैं गांव गया था, उसे मनाने की कोशिश की, मैंने सविता को मनाने की भी कोशिश की, पर मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने जो देखा, सविता किसी लड़के के साथ जोर जोर से हंस रही थी और वो देखा, उसने मुझे नहीं देखा। उसने कहा, मेरे बिना कुछ किए इतने सारे पैसे मुझे मिल रहे हैं। वो लड़का तो सरकारी नौकरी करता है, उसकी आधी कमाई मेरे पास आती है और देखो मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ना, बस एक नाटक, इस शादी का नाटक। मैंने उसके साथ कोई खास रिश्ता नहीं बनाया ताकि मैं तुम्हारे साथ ऐश की ज़िंदगी जीऊँ, और आधी तनख्वाह तो मुझे मिल ही रही है बिना कुछ किए। और वैसे भी उसकी सारी तनख्वाह मुझे मिलती उसकी अगर मैं पत्नी बनती, लेकिन मैं उसकी पत्नी नहीं बनना था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसकी आधी तनख्वाह लेके हम दोनों ऐश करेंगे। सुरेश ये सब जब सुना तो टूट सा गया। उसकी आधी तनख्वाह वैसे भी उस लड़की सविता को भेज देता था, वो अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रही थी, लेकिन सुरेश यहाँ अकेला हो चुका था। बिना शादी की शादी, उसके ऊपर तलाकशुदा होने का ठप्पा, जिसकी वजह से कोई भी रिश्ता उसके लिए नहीं आ रहा था। तलाक जिस कारण को लिया गया था, उस कारण की वजह से भी कोई लड़की वाला उसकी तरफ नहीं आना चाहता था। सबके दिमाग में वही बात थी जो सविता ने लोगों के दिल में भर दी थी। लेकिन मौसी जी के बहुत जोर देने पर सुरेश लड़की देखने के लिए तैयार हो ही जाता है। मौसी जी ने बताया, ये लड़की कोई कुमारी नहीं है,
इसकी भी शादी हो चुकी थी, पर शादी के बाद उसकी बदकिस्मती तो देखो। शादी के 6 महीने बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसका पति सेना में था और वो बॉर्डर पे था, जहाँ एक दुर्घटना हो गई, जहाँ वो 6 महीने के बाद ही लौटने वाला था, लेकिन तिरंगे में लपटा लौटा। बेचारी की नई नई ज़िंदगी शुरू हुई थी और उसके पति की मौत हो गई। पति की मौत को भी 3 महीने गुजर चुके हैं। करीब 3 महीने गुजरने के बाद भी उसका पति अपनी मौत से एक बार कुछ दिन पहले के लिए छुट्टी लेके अपने घर आया था, और उस पर लेकिन अचानक ही फ़ोन आ गया 2-4 दिन रुकने पे ही, और उसे वापस बॉर्डर जाना पड़ा। पर जहाँ पे उसकी मौत हो गई और उसकी वजह से राधिका जी बिल्कुल अकेली हो गई। उसकी ज़िंदगी में सूनापन भर गया। अब उसके सास ससुर चाहते हैं कि उसकी नई नवेली बहू बिना किसी कारण के, उसका जीवन जब बर्बाद हो रहा है, उसका जीवन संवर जाए। तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और उसकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, अगर तुम हाँ कहते हो तो। सुरेश को वैसे इस बात पे विश्वास करना बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी पे भी विश्वास उसके लिए बहुत कठिन था। लेकिन जब वो रागिनी को देखता है, वो बहुत ही उदासी लिए बैठी थी। अपने सास ससुर की खुशी के लिए वो शादी तो कर रही थी, क्योंकि सास ससुर को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अगर उन्हें भी कुछ हो जाता है तो रागिनी का तो जीवन पूरी तरह से अकेलेपन में ही बीतेगा। रागिनी के कोई ख़ास इच्छा नहीं थी, फिर भी सुरेश इस बात के लिए तैयार हो जाता है। और जिस दिन सुरेश उसे देख नहीं रहा था, उसी दिन रागिनी को अचानक एक दिन चक्कर आ जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। सुरेश वहीं था और वो घबरा जाता है। सुरेश और मौसी जी की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। रागिनी के पति की 3 महीने पहले मृत्यु हुई थी और शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी। लेकिन रागिनी का जब चेकअप होता है तो पता चलता है रागिनी तो गर्भ से है। ये बात सुन के उसके सास ससुर बोलते हैं, क्यों ना इस गर्भ को गिरा दो, रागिनी की ज़िंदगी तो संवर जाएगी। पर रागिनी को जैसे ही पता चलता है कि वो गर्भ से है, अब तक तो वो डिप्रेशन में थी, लेकिन गर्भ से होने की सूचना जैसे ही वो जानती है, वो इसे गिराने से साफ मना कर देती है और चिल्लाकर बोलती है, मैं अपने बच्चे को अकेले भी पाल सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, आप मुझसे शादी मत करिए, मैं इस बच्चे को लेकिन ख़त्म नहीं करूँगी। सुरेश इस बात की उम्मीद तो नहीं किया था रागिनी गर्भ से होगी, लेकिन रागिनी की ज़िंदगी भी एक पल में खराब हो जाती। उसके चरित्र पे भी लांछन लग सकता था, इस बात का अंदाज़ा सुरेश को हो गया था। और सुरेश के भी चरित्र पे बिना किसी कारण के लांछन लगाया गया था। वो रागिनी को बोलता है, आपको गर्भ समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस बच्चे को अपनाइए जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे को अपनाती है, और मैं भी इस बच्चे को ही अपनाऊँगा। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, हम दोनों अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एकदम से मौसी जी सुरेश की बात सुन के बहुत खुश हो जाती हैं कि सुरेश तो विवाह के लिए तैयार हो गया। रागिनी भी आखिर विवाह के लिए तैयार हो ही जाती है और एक सादे समारोह में सुरेश और रागिनी की विवाह कर दिया जाता है। कुछ महीनों के बाद कि वो लोग बाहर चले जाते हैं। वो जानबूझ के सुरेश के कहने पे बाहर गए ताकि किसी को ये बात पता न चले कि जो चरित्र पे लांछन लग रहा है वो रागिनी के चरित्र पे भी ना लग जाए। और सुरेश रागिनी की गर्भवती होने की बात किसी को बताना नहीं चाहता था। कुछ महीनों के बाद जब बच्चा हो जाता है तो वो लोग साल भर के बाद वापस आते हैं और जानबूझ के ऐसे दिखाते हैं कि बच्चे का जन्म इसी समय हुआ है। पर सभी को यही लगने लगा कि यह रागिनी और सुरेश का ही बच्चा है। रागिनी और सुरेश इस बारे में सब कुछ जानते थे और वो सुरेश भी बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा। सुरेश उसे बहुत ही प्यार करता था और पिता के सर्टिफिकेट पे नाम पे, लेकिन रागिनी एक इच्छा रखती थी, वो उसके जन्म के समय उसने किया था कि उसने अपने पति शहीद पति का नाम वीरेंद्र का नाम अपने बच्चे के सर्टिफिकेट में लिखवाया था। उसमें सुरेश का नाम नहीं था और क्योंकि रागिनी ऐसा चाहती थी तो इसलिए वो यादगार के रूप में रखना चाहती थी। इसलिए सुरेश भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। सुरेश को ये नहीं पता था कि रागिनी के बच्चे के बारे में और कोई नहीं जानता, लेकिन सविता किसी कारण से अस्पताल आई हुई थी और वो ऐसी कोई काम कर रही थी जो शायद गलत होते हैं, और अक्सर वो हॉस्पिटल आना जाना करती थी, गलत कामों में लिप्त रहती थी। अस्पताल से बच्चे चोरी करने का भी काम वो करती थी। और उसी दिन उसने सर्टिफिकेट पर शहीद वीरेंद्र का नाम पढ़ के और उसने सुरेश को भी देखी थी और रागिनी को भी वो पहचान ही रही थी कि उसकी रागिनी से शादी हो गई है। वो समझ गई कि रागिनी का किसी और का बच्चा है। इस तरह से वो जान गई कि ये सुरेश का बच्चा नहीं है। रागिनी अपने बच्चे को लेकर सुरेश के साथ लौट के आ जाती है और वो करीब इन सब चीज़ों में 2 साल और गुजर जाते हैं। इसके बारे में उन लोगों ने नहीं सोचा था। ज़िंदगी सामान्य तरीके से चलने लगती है और रागिनी और सुरेश एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के चलते एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। इसकी वजह से फिर से रागिनी कुछ महीनों बाद एक और बच्चे को जन्म देती है जो एक बेटी थी। बिटिया को लेकर वो दोनों गोदी में लेके घर भी लौट आते हैं, लेकिन जिस दिन वो लोग घर लौटे उसी दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। रागिनी अंदर कमरे में थी और उसे इस बारे में पता नहीं था कि किसने घंटी बजाई। रागिनी का बच्चा हो चुका था
वहाँ पे सविता थी। सविता ने कहा, सुरेश, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ। देखो ना, मेरे पास तो कारण भी है। मैंने जान लिया है तुम जिससे भी शादी करके आए हो तुम्हारा उससे कोई खास रिश्ता नहीं है, तभी तो तुम किसी और के बच्चे को अपना नाम दे रहे हो। मुझे पता है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम किसी और के बच्चे को अपना नाम दे रहे हो। इससे अच्छा तुम मुझसे शादी कर लो, और वैसे भी तुम्हारी पहली शादी तो मुझसे ही हुई थी। ऐसा कहकर सविता जानबूझ के जोर से हंसती है। रागिनी अंदर से सब कुछ सुन रही थी। गोदी में लेके अपना बच्चा बाहर लेके आती है तो सविता हैरान हो जाती है कि रागिनी का तो एक और बच्चा हो चुका है। इसका मतलब सुरेश अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। लेकिन सविता भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने ब्लैकमेलिंग की भाषा यूज करते हुए कहना शुरू किया, अगर तुम मुझे ढेर सारे पैसे दे दोगे तो मैं इस बात को राज रहने दूंगी कि तुम्हारा पहला बच्चा तुम्हारा नहीं है, वरना तुम दोनों को तो मैं बदनाम करके ही रख दूंगी। रागिनी सब कुछ सुन रही थी और गुस्सा उसे कभी इतनी जोर से आता नहीं था, लेकिन अपने पति और अपने दिवंगत पति के बारे में इतना कुछ सुनने वाली के बाद और उस बुरा औरत के बारे में उसके दिल में बहुत ज़्यादा आग लग रही थी। अब उसे उस रागिनी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने आव देखा न था। अपने बच्चे को सुरेश को पकड़ाते हुए बोली, एक मिनट रुकिए, मुझे जरा इस औरत से बात करनी है। और सविता के करीब जाती है। सविता हंस रही थी। उसे पूरा यकीन था कि रागिनी तो डर गई होगी, और उसने रागिनी ने इतनी जोर से सविता को थप्पड़ मारा कि वो पूरी तरह से हिल गई। उसने कहा, क्या समझाया तुमने मुझे? तुम्हें लगता है तुम मुझे इस बच्चे के नाम पर ब्लैकमेल करोगी, इसके पिता के नाम पर ब्लैकमेल करोगी? इसके पिता के बारे में मैंने सबको बता चुकी हूँ। मैं इसके पिता एक दिवंगत सैनिक थे और एक शहीद थे, और गर्व से मैंने पूरे समाज के सामने खड़ा होकर इसके बारे में बताया है। तुम्हें लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो, मेरे और मेरे पति के चरित्र पर लांछन लगा सकती हो? आज मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा ही देती हूँ। इसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करती है, और पुलिस के फ़ोन करने के बाद बोलती है, पुलिस तो थोड़ी देर में आएगी, इससे पहले बताती हूँ कि एक सैनिक की पत्नी कमज़ोर नहीं होती। मैं सुरेश की जीवन संगनी हूँ, पर मेरे दिल में मेरे दिवंगत पति के लिए जो सम्मान है वो इस सुरेश के दिल में भी है। और तुमने मेरे दिवंगत पति के साथ सुरेश के चरित्र पे भी लांछन लगाया है, मेरे चरित्र पे भी लांछन लगाया है। आज तो मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। उसके बाद रागिनी एक पास रखी लाठी उठाती है और बिना कुछ देखे सविता को पीटना शुरू कर देती है। इतना पीटती है कि वो गिर जाती है। तब तक पुलिस आती है और पुलिस से कहती है, ये औरत हमें जानबूझ के परेशान कर रही है, हमारे बच्चे को भी चोरी करने की कोशिश की। पुलिस ने सारी बात सुनी, केस दर्ज किया और वहाँ से सविता को ले जाती है। पर सुरेश हैरानी से देख रहा था कि उसकी सीधी सादी पत्नी का ये रूप तो उसने कभी सोचा नहीं था, पर आज उसने चंडिका का रूप धर लिया था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मान सम्मान की बात हो, कोई स्त्री कितनी भी सीधी हो, उसके अंदर चंडी का रूप तो होता ही है। और रागिनी का ये चंडी रूप देखकर सुरेश को अपनी पत्नी पे भी गर्व हो रहा था। लेकिन सुरेश और रागिनी अपने जीवन को अच्छी तरह से जीवन साथी के रूप में जीने लगते हैं। सुरेश के दिल में भी रागिनी के दिवंगत पति के प्रति जो सम्मान था, वह सम्मान पूरी दिल से था, और इस बात का एहसास रागिनी को भी था, और इस बात से वो सुरेश पे भी बहुत गर्व करती थी। उधर पुलिस सविता को पकड़ने के बाद कई केस उजागर होते हैं जहां से वो बच्चे अस्पताल से चोरी करती थी, और उस घटनाओं के बारे में पूरी तरह से उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। कानून द्वारा उसे जेल भेज दिया जाता है, और इधर रागिनी और सुरेश अपने जीवन सुकून से जीने लगते हैं। उनके जीवन में आग लगाने वाली सविता अपनों कर्मों का फल भुगतने के लिए जेल जा चुकी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।